Audio Jungle. झिल्लियां झिल्लियां बोलो मत झिल्लियां, इसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स झिल्लियां, ठीक। देखो झिल्लियां होती क्या है तो समझो इधर। वैसे हमको पढ़ना है केवल एक झिल्ली के बारे में, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर सबके बारे में। वो झिल्लियां होती तीन प्रकार की। हमको जो मेन विशेष पढ़ना वो पढ़ना अर्धपारगम्य झिल्ली। पहले हम लोग समझते झिल्लियां होती क्या है, ठीक। बोलो मत, ठीक। तो किसी भी ठोस या द्रव पदार्थ के ऊपर, क्या, किसी भी ठोस या द्रव पदार्थ के ऊपर एक बहुत पतली लेयर होती, क्या होती है, एक बहुत पतली लेयर होती है। उसी लेयर को, उस पतली परत को ही हम लोग कहते क्या है, झिल्ली। क्या कहते हैं, झिल्ली। किसी भी ठोस या द्रव पदार्थ के ऊपर पाई जाने वाली पतली या बारीक लेयर को, परत को हम लोग कहते क्या है, झिल्ली। तुम लोग केयर किए होगे, जब अंडा खाते हो तो अंडा पहले छिलका होता है, छिलकवा हटा दोगे तो उसके ऊपर बहुत बारीक एक बहुत पतली क्या होती है, झिल्ली होती है। उस झिल्ली का नाम होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। चना चबाते हो, खाते हो ना, चने के ऊपर भी एक लेयर होता है। क्या होता है, लेयर होता है। तो ये भी झिल्ली ही है। किशमिश हो, ठीक, उसके क्या होता है, उसके ऊपर भी एक लेयर होता है। उसी लेयर हम लोग कहते क्या है, झिल्ली कहते हैं। झिल्लियां होती है तीन प्रकार, कई प्रकार होती है, तीन प्रकार। पहला होता है पारगम्य झिल्लियां। क्या होता है, पारगम्य, परमिएबल मेम्ब्रेन्स। दूसरा होता है अपारगम्य झिल्लियां, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन्स, अपारगम्य। और तीसरा क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्लियां, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। पहले हम तीनों बारे में बात कर लेते हैं, फिर लिखवाते हैं। देखो इधर, बोलो मत। पहला होता है पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्लियां, या झिल्ली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बोलो मत, किसी का भी आवाज गला नहीं चाहिए, तुम बाहर करूंगी, बता दे रहा हूं मैं। दूसरा होता है अपारगम्य झिल्लियां, अपारगम्य झिल्लियां। यहां बोलो, सड़क एकदम सड़क पर सुनाई पड़ रहा है, बाहर बहरे पैदा हो कहा, अपारगम्य झिल्लियां। और तीसरा होता है अर्धपारगम्य झिल्लियां। केवल इसी को पढ़ने के लिए इसको पढ़ना पड़ा, ठीक। अर्धपारगम्य झिल्लियां, बहुत ध्यान समझो। अर्धपारगम, पारगम, चलो, गम्य झिल्लियां। चलो इधर देखो क्या होती है। वे झिल्लियां जिनसे केवल बिलियन के, अब बिलियन जब भी मैं नाम लूंगा तो बिलियन में दुई मिलाते हैं, एक होता है बिले, एक होता है विलायक, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ऐसी झिल्लियां जिसमें से बिलियन के यानी बिले और विलायक के दोनों ही कण आसानी से एक साइड से यानी एक तरफ से दूसरी तरफ क्या होते हैं, आसानी से निकल जाए, यानी पार हो जाए। पारदर्शी पढ़ो प्रकाश में, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है पारभाषक। तो पारदर्शन क्या होता है, पूरा पूरा क्या होता है, हमको दिख जाता है। तो होता है पारदर्शी वाला। पार का मतलब क्या होता है, बिलियन के कण, बिलियन, बिले और विलायक के कण आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ क्या होते हैं, पार हो जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारगम्य झिल्लियां। यानी ऐसी झिल्लियां जिनसे बिलियन यानी बिले और विलायक कण आसानी से क्या होते हैं, पार हो जाए, उन झिल्लियों को हम लोग क्या बोलेंगे, पारगम्य झिल्लियां। अगला है अपारगम्य झिल्लियां। अच्छा एक मिनट, पारगम्य का मतलब ये होता है पार कर जाना। क्या करना, पार कर जाना। पारगम का मतलब ही होता है पार कर जाना। अब पारगम्य का आगे लग गया आ, और आ का मतलब होता है ना पार करना। क्या करना, ना पार करना, यानी नहीं पार करना। तो यहां पर बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, यहां पर बॉर्डर क्या किया गया, रोक लिया गया। क्या किया गया, रोक लिया गया, ठीक। तो ऐसी झिल्लियां जिनसे बिलियन, बिलियन तात्पर्य होता है बिले और विलायक के कण
एक साइड से एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं पार हो पाते हैं, नहीं निकल पाते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? अपारगम झिल्लियां। समझ में आया? अगला है अर्धपारगम, इसे ही पढ़ना है। अब देखो, अर्ध का मतलब होता है आधा। क्या होता है? आधा। मतलब समझो पहले, अर्ध का मतलब होता है आधा, पार का मतलब पार करना। आधा का हम और डिटेल समझेंगे तो आधा मतलब होता है आंशिक रूप से, यानी पार्शियल रूप से, आंशिक रूप से। तो ऐसी झिल्लियां जिसमें विलयकवा के यानी जलवा के कणवा तो आसानी से पार हो जाए, यानी सॉल्वेंट के कण आसानी से पार हो जाए, परंतु विलेय के कणों को रोक लिया जाए, वो ना पार हो पाए, तो इस प्रकार झिल्ली को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्पागम झिल्ली। फिर से एक बार, जिस झिल्ली से विलयन यानी विलेय और विलायक के कण आसानी से पार हो जाए, क्या बोलोगे? जिस झिल्ली से विलयन यानी विलेय और विलायक के कण आसानी से पार ना हो पाए, उसे क्या बोलोगे? अपारगम। यहाँ पर क्या है? अर्ध, आधा, यानी आंशिक रूप से। अब विलयन में कई मिला होते हैं? 2 मिला, एक विलेय और, यानी ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के कण यानी जलवा तो निकल जाए लेकिन चिड़िया ना निकलने पाए, यानी घुलने के बाद, यानी विलायक कण आसानी से पार हो जाए परंतु विलेय कण आसानी से ना पार हो पाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अर्धपारगम झिल्ली। और इसी झिल्ली का बहुत ज्यादा यूज है। अंडा हो गया, चना हो गया, फिर किशमिश हो गया, सब पे यही झिल्ली पाती है, अर्धपारगम में झिल्ली। आगे हम बात करेंगे। ठीक, इतना समझ में आया ना? तो पहले लिखो झिल्ली की परिभाषा। ठीक, किसी भी, बोलो मत, किसी भी ठोस या द्रव, किसी भी ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर पाई जाने वाली, पाई जाने वाली बहुत पतली परत को, बहुत ही पतली परत को झिल्लियां कहते हैं। झिल्लियां कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। आगे लिखेंगे टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, यानी झिल्लियों के प्रकार। झिल्लियों के प्रकार, तो झिल्लियां 3 प्रकार की होती हैं। झिल्लियां 3 प्रकार की होती है। पहला हेडिंग डाल देना है आपको, पारगम्य झिल्लियां। पारगम, पारगम्य झिल्लियां, यानी इसको हम बोलते हैं परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन्स। परमिएबल मेम्ब्रेन्स, पारगम्य झिल्लियां। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं क्या होता है पारगम्य झिल्लियां, समझते हैं फिर। तो बताया ना, चलो लिख लोगे, नहीं लिख लोगे? चलो लिखो हमारे साथ। ऐसी झिल्लियां, ऐसी झिल्लियां जिसमें से विलयन, विलयन मतलब क्या होता है जी? हाँ, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, विलयन के सभी कण, सभी कण आसानी से
आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ गति करते हैं पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। फिर उदाहरण फटाक से परिभाषा के साथ। हो गया? तो मैंने क्या लिखा? ऐसी झिल्लियां जिसमें से विलयन यानी कौन? विलेय और विलायक के सभी कण आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ क्या होते हैं? गति करते यानी पार कर जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारगम्य झिल्लियां। नाम लिखें जैसे नहीं ये बात करें उसलिए हम यहां बात करें कोशिका के बारे में। कोशिका भित्ति ठीक। सेल मेम्ब्रेन एक कोशिका भित्ति है। देखो यार कोशिका भित्ति से होता क्या है? कोशिका भित्ति से कोशिका के अंदर, ध्यान समझना समझाता हूं। हम लोग जानते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी क्या होती है? कोशिका होती है। यानी हमारा शरीर कई अरबों कोशिकाओं से क्या है? बना है। और हर एक कोशिका में सोचो साला अरबों कोशिकाओं से बना हुआ हर एक कोशिका में माइटोकांड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम सब पाए जाते हैं हर एक कोशिका में। अगर हम चल रहे हैं तो हमारी कोशिका क्या हो रही है? डैमेज भी हो रही है और उतनी मात्रा में क्या होती है? बन भी जाती है। तो मान लो ये कोई सेल है, सेल में बहुत सारे होंगे माइटोकांड्रिया, गाल्जी काय, इसमें जो सब होते हैं इसमें मान लो है सब ठीक। इस कोशिका के ऊपर भी ये भित्ति है। कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाले पतली लेयर हम लोग कहते हैं क्या है? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका जो होती है यह त्वचा के अंदर मान लो है। तो कोशिका जो भित्ति है, इस कोशिका भित्ति से भित्ति है, इस भित्ति से यहाँ के कण भी यहाँ आसानी से आ जाएंगे। चाहे वह रक्त हो, चाहे वह ब्लड हो, कुछ भी हो, यहाँ पर आ जाएंगे। और कौन सा? यहाँ पर कोशिका द्रव्य भी हो। नाम सुने हो? अब बताओ कोशिका द्रव्य किस रूप में होता है? विलेय। यानी यहाँ से ब्लड भी आ सकता है और कोशिका द्रव्य के कण यानी जल के रूप में जो होते हैं वो भी यहाँ से आ सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं। बताओ यानी विलयन यानी विलेय और विलायक दोनों आ रहे नहीं। कोशिका द्रव्य भैया जल मान लो, क्या मान लो? जल मान लो। और ब्लड क्या होता है? क्या ब्लड क्या है? विलेय मान लो। इसमें विलेय के कण भी आ जाएंगे और कोशिका द्रव्य यानी जल के भी कण क्या हो जाएंगे? कोशिका के अंदर क्या कर देंगे? आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। तो कौन सा हुआ? पारगम्य झिल्ली हुआ। बात समझ में आया ना? तो ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक लिख देता हूं रक्त और कोशिका द्रव्य, इसको मान लेना जल, इसको मान लेना विलेय। ठीक, दोनों मिला क्या कर जाए इसमें? इंटर कर जाए कोशिका के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारगम्य झिल्लियां बोलेंगे। बात समझ में आई? ठीक, उतार लिया ना। अगला हिंट डालो। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अपारगम्य झिल्लियां। अपारगम्य झिल्लियां नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन्स नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन्स। इसमें तो पार हो रही थी, इसके आगे क्या लग गया? अरे भैया सुने होंगे उपस्थिति एक होता है ना, एक होता है उपस्थिति, एक होता है अनुपस्थिति। तो उपस्थिति मतलब क्या होता है? जा रहा है। और अनुपस्थिति तो क्या होता है? नहीं गया, रुक गया। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अनुपस्थिति। तो यहाँ पर क्या लग गया? आ, यानी क्या लिखोगे?
ऐसी झिल्लियां, ऐसी ऐसी झिल्लियां जिसमें से जिसमें से विलयन, कौन मतलब विलेय और, हाँ, विलेय और विलायक के कण, नहीं सभी कण नहीं, कण एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ गति नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं, अपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। अपारगम झिल्लियां कहलाती हैं। 1% दिक्कत हो तुरंत चिल्लाना। अपारगम यानी अपारदर्शी, अपार प्रकाश बेचारा आ तो जाए लेकिन उस पार ना जा पाए, तो वही बात यहाँ पर है, अपारगम। ठीक, यानी बॉर्डर पर पहुंच जाए और बॉर्डर क्या कह रहा है बच्चा, अभी इसके आगे तुम्हें नहीं जाना है, उसी बॉर्डर हम लोग क्या बोलेंगे, अपारगम में झिल्ली। जैसे जैसे कैसे, देखो हे कौन में लिया पात्र, क्या लिया पात्र, बहुत ध्यान से ना। एक होता है चर्म पत्र, क्या होता है चर्म पत्र। अब चर्म पत्र क्या होता है, गाय भैंस कहीं मरती गांव में ना, जब गाय भैंस मरती है लोग उसका चमड़ा उतार लेते हैं, जिसका बेल्ट पहनते हो, जिसका सैंडल बनता है, वही है चर्म पत्र। बेल्ट जूता चमड़ा बनता है सब। तो मान लो चुन लिया चर्म पत्र, क्या है नागरी डांस, धामिनी है, यह है चर्म पत्र, क्या है चर्म पत्र, भोजपत्र नहीं है, चर्म पत्र, चमड़ा वाला पत्ता, पत्र, लेयर। इस पत्र के मैंने एक साइड कुछ भर दिया, ठीक है ना, बोलो मत, मान लो बोलो मत, खैर पेश, हमने लिया पानी और मिला दिया नमक, हे करीवा है पानी, करीवा क्या है पानी, अब गोरका बना दे रहा है, गोरका है नमक, ठीक, और दोनों मिला घोल दिया, अब बीचों में क्या खड़ा कर दिया चर्म पत्र। चर्म पत्रवा न करीवा को न गोरका को इधर नहीं जाने देगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक झिल्ली है, एक लेयर है, यह लेयर इनके कण को उधर नहीं जाने दी, इसको हम लोग क्या बोले, इस लेयर को अपारगम में झिल्ली। आ रहा बस चिल्ला ही रहे हैं, ठीक, उधारो फटाक से पहले इतना हो गया। चलो तीसरा है अर्ध पारगम्य झिल्लियां, अर्ध पारगम्य झिल्लियां सेमी परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन्स, इंग्लिश लिखना बहुत जरूरी है, आगे बहुत काम देगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्लियां, हमने क्या बोला, अर्ध का मतलब होता है आधा, पहले लिख लेते, अच्छा मतलब अर्ध, अर्ध का अर्थ होता है, अर्ध का, अर्ध का अर्थ होता है आधा, आधा यानी आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, भैया ये बताओ, ऐसे समझो
आंशिक रूप से कहने मतलब ये है, जौने दिन ब्याह होने वाला होता है एकदम चमक धमक, और 10 दिन बाद पति देख ले पति को ना, तो वही बेहोश होकर मर जाए, तो आधा आधा है, क्या है, आधा आधा। ठीक, चलो लिखो तुम्हें, ऐसी झिल्लियां जिसमें, ऐसी झिल्लियां, पढ़ लिख गया, चलो लिखो, ऐसी झिल्लियां जिसमें से, जिसमें से विलायक, विलायक यानी जल के कण, के कण आसानी से, आसानी से तो पार हो हो जाते हैं, परंतु विलय के नहीं, परंतु विलय के नहीं। अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं, अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं, कहलाती हैं। जैसे, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इसी का नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। हाँ, प्लाज्मा झिल्ली, और इसी का नाम होता है इकाई झिल्ली। एक कोशिका है, बायो पढ़े होगे, एक इकाई झिल्ली, सब बात देखी है। एक, चाहे कोशिका झिल्ली कहो, चाहे प्लाज्मा झिल्ली कहो, क्या कहो, इकाई झिल्ली, ठीक ना। कोशिका भित्ति अलग मैटर, एक कोशिका झिल्ली है, ध्यान रहना चाहिए। एक इधर देखो, समझो, ये है कोशिका, एक, बहुत सारे इसके अंदर क्या है, कण है, जो है। अब इसके अंदर जो क्या पाई, कोशिका झिल्ली, बहुत ध्यान समझो। एक होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जस्ट दूसरा तीसरा का लेयर क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती। अब कोशिका झिल्ली खासियत होती है जल के कणों को तो पार कर देगी, यानी जल के कण यानी विलायक के कण क्या हो जाएंगे विलायक यानी जो कोशिका द्रव्य के, कोशिका तरल के पदार्थ होंगे वह इंटर तो कर जाएंगे, लेकिन और कोई पदार्थ इसके अंदर यानी विलेय, और कोई पदार्थ इसके अंदर इंटर यानी विलेय रूप में और जो होंगे हम कह सकते हैं वो सभी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, केवल क्या जाएंगे, कोशिका द्रव्य के पदार्थ जाएंगे। बात समझ में आना। तो वही क्या, अर्धपारगम्य झिल्लियां, तो ऐसी झिल्लियां जिसमें से विलायक के कण आसानी से निकल जाए, परंतु विलेय कण आसानी से ना निकले, निकलवा न करें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धपारगम्य झिल्लियां बोलेंगे। बात समझ समझा राजी। ये बताओ, चनवा है, चनवा, चनवा को कोनो ग्लेशियर में लटोप रख दिए, चनवा अगले दिन पहले था छोटा, जैसे पानी में रख दिया तो इतना बड़ा हो जाता है, तो पानी में रखे थे ना, तो कौन गया चनों के अंदर, पानी के अंदर कौन, चनवा के अंदर कौन गया जी, पनिया गया। अब पनिया कहते क्या है, और तो कुछ उसमें नहीं गया, नहीं जाएगा। ये नहीं कि तुम्हारा माइंड चल रहा होगा सर जी इधर बोलो मत, बोलो मत, एक बात बहुत सच है। मान लो हमने एक लिया गिलास, अब गिलास में चीनी पानी घोल दिया, उसमें क्या डाल दिया, चना, अब तुम्हारे माइंड चल रहा होगा सरवा, अब तो बड़ा काम हो गया हमारा। अब चरवा हमको लगा मीठा मीठा, तो चीनी में घोल दिया हूँ, क्या ऐसा होगा, चिनिया चरवा में नहीं घुस जाएगा, क्या सिर्फ जाएगा उसके अंदर, पानी जाएगा। अब समझ में ना, ये होता अर्धपारगम में झिल्ली। दारो अगला ही डालो, पदार्थों की गति के नियम, पदार्थों की गति के नियम।
तो पदार्थों के गति के दो नियम होते हैं। पदार्थों के गति के दो नियम होते हैं। पहला लिखना विसरण, विसरण, इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, विसरण। उसको उठा के पूरा रख दो। डिफ्यूजन यानी विसरण। देखो, पदार्थों के गति के दो नियम होते हैं, पहले समझो। एक होता है विसरण, एक होता है परासरण। पहले समझो, पहले समझते हैं हम। एक बचवा है विसरण और एक क्या है, परासरण। देखो जरा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें विलेय और विलायक के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, यानी गति करते हैं, यानी प्रवाहित होते हैं, यानी चले जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, विसरण। यानी हमने इसमें क्या बोला, अधिक सांद्रता से किधर जाएगा, कम की ओर। तो अधिक से कम की ओर जाएगा तो क्या नाम होगा, विसरण। अगला, ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण कम सांद्रता से किधर जाए, अधिक सांद्रता की ओर जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परासरण। तो परासरण में कम से किधर जाता है, अधिक की ओर। बोलना मत, बोलो मत। देखो जरा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें विलेय या विलायक के कण अधिक सांद्रता से यानी अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर जाए तो विसरण। ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परासरण। ठीक, अब समझो विसरण होता क्या है। तुम लोग देखते हो हमारे वायुमंडल में, हमारे वातावरण में बहुत सारी गैसें मिली हुई होती हैं। किसी का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, किसी का डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो बहुत सारी गैसें आपस में घुलती रहती है, मिलती रहती है। तो जो गैसें आपस में मिल रही है, जो गैसें आपस में घुल रही है, उसमें कौन सी क्रिया हो रही है, विसरण। क्या हो रही है, विसरण हो रही है। अब वो नहीं समझ में आया, ऐसे समझो। तुम लोग घरों में या कहीं जब आर्टी पार्टी में जाते हो तो लगाते हो सेंट। क्या लगाते हो, सेंट। लगाते नहीं लगाते हो, परफ्यूम। हाँ भैया, एक गाना सुने होंगे, चुन्नी में परफ्यूम लगावे चुन्नी में। एक तो वही चीज है यहाँ पर, बोलो मत। अच्छा आ गया, तो माइंड सेटअप होता है। चलो देखो यार, बोलो मत। जो अब बताओ, जो परफ्यूम का बोतलवा था, परफ्यूम के बोतलवा के अंदर बताओ अणुआ ज्यादा रहेंगे कि वातावरणवा में अणु ज्यादा रहेंगे। एक बड़े क्या कहा, परफ्यूम के बोतल के अंदर अणु ज्यादा है, बहुत ज्यादा संख्या में अणु है, और वातावरण में क्या है, अणु कम है। और जैसे तुमने पक्ष से क्या किया, उसको बोतल के ऊपर से दबाया तो कण क्या हो गए, अधिक सांद्रता से किधर आए, चुन्नी पर लग गए। तो अधिक किधर आए जी, अधिक से कम की ओर आए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसरण। अरे भैया छोड़ो, भाड़ में जाए। सबके घरों में रखोगे सिलेंडर, रखा है ना। सिलेंडर में होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये बताओ, जब खाना पकाते हो, बाई चांस दिमाग डिस्टर्ब हो गया, मान लो किसी के याद में भूल गए, जब भूल जाते हो और बाई चांस से ओपन है, खाना पका रहे हो, मान लो किसी के याद आ गया, छोड़ दीजिए, चल रहा है, खाना निकल रहा है गैस। ठीक, अब बताओ, बोलो मत। जब गैस निकलता है, सर्वा गैस रहेगा वहां पर, पूरा रूम में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। क्यों फैल जाता, बताओ। सब कौन क्रिया है, सिलेंडर के अंदर गैस के कण क्या है, यानी बोलो मत, यानी सिलेंडर के अंदर सांद्रता कणों की, यानी गैसों के कणों की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, यानी गैसों कणों बहुत पास पास में है, यानी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और तुम्हारे कमरे में डेंसिटी क्या है, बहुत ही 1 मिला है, होंगे
एक मिला विलायतपुर, एक मिला भागलपुर होंगे। और सिलेंडरों में क्या है, सरवा 15 किलोग्राम के 15 किलो नटल तक भर दिए हो, दिख रहा है, रोटी दिख रहा है इससे। ठीक भैया, सेंटर में अगर सरवा 15 किलोग्राम का क्या होता है, गैस सिलेंडर होता है, तो 15 किलोग्राम पूरा भर देते हैं नटाई तक। ठीक बताओ, तो यहाँ पर कड़वा बहुत सख्त है ना जी, इसीलिए सिलेंडर का क्या होता है, इसीलिए सिलेंडर को मोटा बनाया जाता है, ब्लास्ट कर जाए, फट, इतना प्रेशर होता है, क्या होता है उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर इतना प्रेशर होता है ना, अगर एक बार ब्लास्ट कर जाए, जो रहेंगे आसपास वो तो जाएंगे, 2-4 घर वाले चल चले जाएंगे, चलो हमारे साथ बुलावा आया है, माता जी ने बुलाया है। ठीक ठीक, वो चीज है यहाँ पर। तो वहां कड़ ज्यादा है, तो हमारे घरों में कड़ क्या है, कम है, तो अधिक किधर गया, कम की ओर। तो क्या बोले, अब और नहीं समझ में आया, अब तो समझ में आ गया होगा हमारे साथ। अगला अगला हम बात करते हैं पराशरण, किस बारे में बात करते हैं, पराशरण। देखो इधर पूछा जाता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में पनिया जमीनिया से, धरतिया से, कौने माध्यम से, कौने क्रिया द्वारा निचवा से ऊपर आ जाता है, पराशरण द्वारा। इसको हम कहते हैं ओस्मोसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस प्रोसेस, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, या छोड़ो भाग में जाएगा। पात्र था, बोलो मत, पात्र था, पात्र में तुमने चना डुबो दिया, क्या डुबो दिया, चना। अब बताओ, ये बताओ, चने के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है कि जो चना तुमने पात्र में जिसमें डुबोया कि उसके चारों तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है, चारों तरफ कंसंट्रेशन कम है और चने के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। बताओ, तो क्या चनवा में से जो अंदरवा वाला पार्टवा है, अंदरवा से पनिया मारते हैं, पनिया का अंदरवा जाता है, पनिया का अंदरवा गया, तो पनिया का अंदरवा जंग मतलब ही है, बहरवा जो कंसंट्रेशन था कम था, और अंदर को कंसंट्रेशन क्या है, चनवा तगड़ा है, दतो थोड़ा है, चला गया, दतो चला गया, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, अंदरवा, अंदरवा कंसंट्रेशन ज्यादा है, बहरवा क्या है, कम है, तो क्या होता है, पनिया जाता है अंदरवा कि चनवा आता है पनिया में, पनिया जाता है, तो वहां कम से किधर गया जी, अधिक की ओर। क्या बोलोगे, अच्छा अच्छा, ये बताओ, बोलो मत, और समझाते हैं। बनाने क्या बना लेना, बना लेना चीनी की चाशनी, और चीनी की चाशनी में डाल देना किशमिश, अब किशमिश तो अलग मत समझ लेना, ठीक ठीक, तो चीनी की चाशनी जब तुम किशमिश डालोगे, बहुत ध्यान समझना, बताओ, जब चाशनी में तुमने किशमिश डाला, अब बताओ चाशनी का कंसंट्रेशन ज्यादा किशमिश का ना, अब चाशनी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, किशमिश का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। अब क्या होगा, अभी चनवा में पनिया जा रहा था, अब किशमिशवा में से सब निकल कहा चले आएंगे, चाशनी में, जो क्या रहेगा, किशमिश रहेगा, वो फूला हो रहेगा, बेचारा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो अगर हम किसी चाशनी में किशमिश डालेंगे, सिकुड़ेगा, तो भी क्रिया कौन सी होगी, पराशरण, और पानी में चना डालेंगे, फूलेगा, वो भी कौन सी क्रिया होगी, क्योंकि पानी जा रहा है, चाहे वह किशमिश हो चाहे वह चना हो, दोनों कंडीशन कौन ट्रांसफर हो रहा है, पानी यानी विलायक। अब समझ में आया, आगे होगा हमारे साथ से, चलो लिखो तब डिफ्यूजन, देखो, ऐसी प्रक्रिया जिसमें, ऐसी प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया जिसमें विलेय या विलायक के कण अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, गति करते हैं, विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक, जैसे परफ्यूम इत्र का फैलना,
परफ्यूम किसने किया था? नूर जहां की मां असमत बेगम ने, मुगल काल में हुआ था। परफ्यूम इत्र का फैलना, ठीक। गैस का फैलना, गैसों का फैलना या गैसों का विसरण हम लोग कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा, बताते हैं अभी इसका मतलब। वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प का बनना। अगला, वायुमंडल में गैस के कणों का आपस में मिलना, गैस के कणों का आपस में मिलना, ठीक। कितना बहुत है? बहुत है, 4 ठो, ये ना। थोड़ा देखो इधर, ये दोनों समझ लिए होगे, इसमें दिक्कत होगा। तो वाष्पन होता है 2 प्रकार का, एक होता है वाष्पीकरण, एक होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण क्या होता है? एक होता है वेपोराइजेशन, एक होता है इवापोरेशन, ठीक। तो वाष्पीकरण में होता क्या है? जब नदियों, तालाबों, समुद्रों, सागरों से पनिया वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। एक होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जब पेड़ पौधों, जब पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधों के माध्यम से पानी क्या होता है? वाष्प बन के ऊपर उड़ता है, तो क्या होता है वहां पर? वाष्पोत्सर्जन होता है। ये बताओ, पेड़ पौधों के अंदर पानी ज्यादा कि वायुमंडल पानी का ज्यादा? हाँ, पेड़ पौधों में पानी कंसंट्रेशन ज्यादा है, वायुमंडल कंसंट्रेशन क्या है? इसलिए पेड़ पौधा करता क्या है? नीचे से पानी लिए ऊपर करता क्या है? छोड़ देता है, जानते हो ना। पेड़ पौधों के अंदर कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, वायुमंडल क्या है? कम है। भाई टेम्परेचर है, पेड़ों पौधों का टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो पेड़ पौधों में कंसंट्रेशन ज्यादा है और वायुमंडल में क्या है? कम है। तो बताओ कहाँ से पानी गया उस वाष्प बन के? पेड़ पौधों से। ऐसे समझ लो, वाष्पीकरण भी आ जाएगा। बताओ, नदियों तालाबों में, नदियों तालाबों कंसंट्रेशन ज्यादा, वायुमंडल कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाष्पीकरण की क्रिया भी इसमें आ जाएगी, विसरण में। तुम लोग जानते हो, हमारे इस पूरे धरती पर सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन को डेवलप करने वाला स्थान है, वह अमेजन का जंगल कौन सा है? दुनिया का, दुनिया का सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा जंगल है जो धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा मात्रा में उत्सर्जन करता है? तो कौन? अमेजन। पूरी धरती का 20% ऑक्सीजन कौन देता है? अमेजन जंगल ही देता है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक। बहुत बड़ा जंगल है वो, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? अमेजन। इनाकोंडा से जानवर सब किसमें पाते हैं? अमेजन जंगलों में। ये होता है चीज, इतना समझ में आया ना। अगला हम बात करते हैं पराश्रय, ठीक। पराशर, फिर डालो। इसको हम लोग कहते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या लिखोगे? ऐसी प्रक्रिया जिसमें, ऐसी प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण, विलय नहीं विलायक, विलायक के कण कम सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, गति करते हैं, परासरण कहलाता है। परासरण, परासरण कहलाता है। जैसे, कैसे? जैसे चनवा का फूल जाना, चना को पानी में
डालने पर फूल जाना, फूल जाना, बोलो मत। किशमिश को उल्टा मत समझना, किशमिश को चाशनी में मिलाने पर सिकुड़ जाना, किशमिश छोटा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर के कण क्या होते हैं, बाहर चले आते हैं। दूध बहुत है जी, और लिखवाएं। आइए देखो, दूध बहुत है। पेड़ पौधे धरती से जो पानी लेते हैं कौन सी क्रिया द्वारा लेते हैं, पराशरण की क्रिया द्वारा। ध्यान रहना चाहिए। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? पूरा पढ़ना है हमको पराशरण बारे में, तो इसको पढ़ने के लिए इसको भी जरूरत पड़ी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पराशरण दाब वगैरह क्या होता है, बहुत मेन चीज आगे पढ़ेंगे। इतना हो गया ना? देखो यार, आगे हम लोग पढ़ेंगे विसरण था पराशरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। इसको लिख लेना, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। ओस्मोसिस बोलो, बसात रहो। देखो इधर, हम लोग विसरण और पराशरण में पढ़ेंगे 10 अंतर। कितना अंतर पढ़ेंगे? 10 अंतर पढ़ेंगे। अब सबका ध्यान करना चाहिए। देखो इधर, विसरण होता क्या है? जिसमें विलयन यानी विलेय और विलायक के कण किधर जाएं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। इसमें विलयन के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विसरण। और विसरण का जस्ट उल्टा क्या होता है? ह्रास। इसमें जाएगा अधिक से कम की ओर, इसमें जाएगा, और गैस और कोई नहीं, केवल कौन जाएगा? जल। कौन जाएगा? जल। किधर जाएगा? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। यानी जिसमें जल के कण यानी विलायक के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पराशरण। अब यहां देखो, सबसे मेन चीज ये है अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमिबल मेम्ब्रेन। ये बताओ, अगर सेंट की बोतल से परफ्यूम चारों तरफ फैल रहा है, क्या उसमें कौन लेयर है? क्या उसके ऊपर कौन लेयर पाई जा रही है? नहीं। यानी इसमें विसरण क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली का कोई जरूरत नहीं होता है। इसमें क्या होता है? पराशरण की क्रिया में एक झिल्ली बहुत जरूरी होती है। अंडा है ना, क्या है? अंडा। अगर हम अंडे को, बोलो मजी, अगर अंडे को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल दोगे तो अंडे के ऊपर एक लेयर पाया जाता है, और जैसे तुम अंडे को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालोगे, अंडा कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? अंडा कुछ समय बाद सिकुड़ जाएगा। तो कौन सी क्रिया उसमें हुई? पराशरण क्रिया। यह चना है, मैं बताया ना, चने के ऊपर क्या पाता है? लेयर पाता है। क्या पाता है? एक लेयर। अरे भाड़ में जाए, तुम लोग केयर क्योंकि दूध जाने नहीं जानते हो। दूध, जब दूध को गर्म किया जाता है, चाय को गर्म किया जाता है, कुछ टाइम के छोड़ो उसको, उसके ऊपर क्या हो जाता है? एक पतली बारीक क्या होती है? परत जम जाती है, उसको हम लोग कहते क्या है? वही झिल्ली है। जान लो, इसमें क्या होता है? पराशरण क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली का नितांत आवश्यक होता है, इसमें जरूरत नहीं होता है। 2 पॉइंट हो गया। आगे देखो, जो विसरण की क्रिया होती है यह ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में संपन्न होती है। यानी ठोस में होगी, द्रव में हो सकती है, गैसों में भी हो सकती है। अच्छा, कैसे होगा? गैस यानी परफ्यूम की बोतल खोला तो परफ्यूम जा रहा ना जी, किस रूप में? हो गैस रूप में। तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? विसरण क्रिया हुआ। सही है ना? द्रव, लिक्विड है, कभी बार तुम लोग देखते हो एलपीजी जो होता है ठंडी में क्या होता है? वो द्रव बन जाता है, वो भी जब खोलो क्या होगा? प्रवाहित होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव। जी, कोई दिक्कत? अगला क्या है? पराशरण। इसे क्या होता है? यह केवल द्रव माध्यम में क्या होता है? संपन्न होता है। यानी पराशरण क्रिया केवल और केवल द्रव माध्यम में संपन्न होगा। और यह क्रिया क्या होगा?
ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में क्या होगा, संपन्न होगा। कोई दिक्कत? अरे भैया वाष्पोत्सर्जन क्रिया में क्या हो रहा है, पानी जा रहा है ना, तो कौन सी हुआ, द्रव हुआ। अगला क्या है, चौथा पॉइंट, यह सभी दिशाओं में होने वाली क्रिया है। एक बार अगर तुम्हारे सिलेंडर, क्या घर में सिलेंडर जो रखा हुआ है, अगर सिलेंडर से गैस लीक होगा तो क्या एक दिशा में जाएगा, तुम्हारे पापा की तरफ केवल गैस जाएगा, हाँ, सबकी तरफ फैलेगा। ठीक, पापा के देख के पापा के पास पहुंच गया, नहीं, चारों तरफ घर में फैल जाएगा। यानी यह क्रिया सभी दिशाओं में होता है, सभी डायरेक्शन में। एक बार परफ्यूम मार के सड़क चल रहे हो तो आसपास कोई गुजरता है ध्यान तुम्हारी तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो सभी दिशाओं में क्या होगा, वह क्रिया होगी। चलो आगे देखो, यह क्या होता है, यह क्रिया केवल एक दिशा में होता है, ध्यान आना चाहिए। जो परासरण क्रिया होती है वन डायरेक्शनल होती है, क्या होती है, वन डायरेक्शनल होती है, केवल और केवल एक दिशा में होती है। आगे देखो, इसमें इसमें विलेय विलायक के किसी भी कण गति कर सकते हैं। हमने क्या बोला था, विसरण की क्रिया में विलयन गति करता है। अब विलयन के जैसे मैंने नाम लिया तो विलयन में कौन आएंगे जी, विलेय और विलायक के कण। यानी विसरण की क्रिया में विलेय और विलायक दोनों गति करेगा, और परासरण वाले में केवल विलायक के कण क्या करेंगे, गति करेंगे। विलायक कहने का तात्पर्य है जो सबसे ज्यादा मात्रा में होगा वही गति करेगा। इसमें क्या होगा, जो कम वाला होगा वो भी गति करेगा, जो ज्यादा वाला होगा वो भी गति करेगा। ठीक, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम। ये हुआ पांचवा पॉइंट, कौन हुआ, पांचवा पॉइंट। छठवा क्या है, इसे दाब बढ़ाकर रोका नहीं जा सकता है। ये बताओ, अगर एलपीजी क्या सिलेंडर से गैस निकल रहा है, उसको हम दाब अगर निकलना शुरू हो गया, क्या हम लोग उसको दाब बढ़ाकर रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर परासरण क्रिया हो रही है तो दाब को मेंटेन करके, हम दाब को मेंटेन करके परासरण क्रिया को रोक सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे ओस्मोसिस, प्रेशर, परासरण, दाब पढ़ेंगे क्या होता है, पॉइंट पढ़ेंगे। तो परासरण क्रिया को हम आसानी से रोक सकते हैं, लेकिन विसरण क्रिया को आसानी से नहीं रोक सकते हैं। बात समझ में आया ना। छठवां पॉइंट हुआ। फतवा क्या है, यह जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। यह जीवित तंत्र पर निर्भर, जीवित तंत्र का मतलब यह है चाहे वह चीज मर गया हो चाहे वह चीज क्या हो, जिंदा हो, उस पर डिपेंड। अरे भैया क्या है, अगर हमने बोला एलपीजी चाहे तुम रख दो निर्वात में चाहे रखो वायु में, वह निर्वात में फैल जाएगा, वायु में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जिस मीडियम में रखोगे उसी मीडियम में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ये बताओ, लेकिन अगर कोई चना है, अगर कोई चना है, चना भी हरा भरा है, क्या है, चना हरा भरा है, और तुम जा करके उसको पानी में डालोगे, क्या चना फूलेगा, नहीं फूलेगा। वही चना सूख जाए, तुम घर में बोरी में रख दिए, बोरी में से निकाल तब पानी में डालो, अब फूल जाएगा। यहाँ पर ये मतलब है, समझ ना। तो जीवित यानी यह जीवित तंत्र पर होता है, यह जीवित तंत्र पर निर्भर करता है। यानी चना हरा भरा रहेगा तो पानी नहीं जाएगा, वही चना सूख जाएगा तो पनिया जाएगा। आए समझ में। हाँ, आगे पादप शरीर में गैसों गति के लिए जो विसरण की क्रिया होती है, पादप शरीर में गैसों की गति के लिए हमारे वायुमंडल से पेड़ पौधे लेते क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो हम पेड़ पौधों वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रहा है जी, अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। बताओ, पादप यानी पेड़ पौधे, तो पादप यानी पेड़ पौधे शरीर में गैसों गति के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। वो गैस को लेते भी हैं, और गैस को, भैया ऑक्सीजन गैस देते नहीं देते, हमको देते हैं। यानी पादप जो होते हैं, चाहे वह गैसों को ले एब्जॉर्ब करे चाहे गैसों को छोड़े, तो कौन सी क्रिया हो रही हो, विसरण, यानी गैस ट्रांसफर हो रहा है, गैस का आदान प्रदान हो रहा है। जब गैसों का आदान प्रदान हो कौन सी क्रिया होगी, विसरण। और जब जल का आदान प्रदान उसको क्या बोलोगे, परासरण। यानी पादप शरीर में जो जल गति करते हैं, क्या होता है जी, जो उसके जड़ से जो पानी जमीन से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो कौन सी क्रिया होती है, परासरण क्रिया होती है। यानी पादप शरीर में जल के लिए उत्तरदायी कौन होता है, परासरण, और गैसों की गति के लिए कौन उत्तरदायी होता है, विसरण। ठीक है, इस क्रिया गति बहुत स्लो क्या होती, तीव्र होती है, क्या होती है। अरे भैया कहीं अगर गैस लीक हो रहा है
तो क्या होगा, बहुत तेज से क्या होता है पूरे गांव में, मानो कहीं टैंकर जा रहा है, उसमें गैस भरा हुआ है, तो क्या होता है बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, स्प्रेड कर जगह फैल जाएगा ना जी, फैल जाएगा। लेकिन क्या फैलेगा, उतना तेज से पानी नहीं फैलेगा। सही है ना, यानी इसकी क्रिया क्या होती है, बहुत ही धीमी होती है। आगे मैंने बता दिया, इत्र का फैलना, गैसों का फैलना, सब कौन क्रिया है, विसरण। चने का फूलना, किशमिश का सिकुड़ जाना, कौन सी क्रिया है, बताओ, एकदम सही समझा है ना, ठीक।